में संस्कृत के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कैसे हो और हिंदी के वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे हो, सारी उसकी जानकारी प्राप्त होगी। अनुवाद प्रकरण में क्या क्या चीज़ें जानने योग्य होती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अनुवाद कैसे किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो पेपर पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हमें अनुवाद प्रकरण आना चाहिए। अगर अनुवाद ही नहीं आ रहा है तो पेपर में क्या लिखा है संस्कृत में उसकी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो अनुवाद के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे? वचन, लिंग, पुरुष, लकार, लकार से पहले धातु, धातु के बाद लकार, फिर विभक्ति। इतनी चीज़ों की जानकारी जब हम करेंगे तब कहीं जाकर हमें अनुवाद की सामान्य अवस्था प्राप्त होगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वचनानि, वचन की बात करते हैं। सीधा सबको पता है संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? तो ज़्यादा परिभाषाओं में नहीं घुसेंगे, यहाँ सीधी सी बात है। वचन की जब बात आती है जो एकत्व की विवक्षा कराए, द्वित्व की और एक वचने द्विवचने, जो द्वित्व की विवक्षा कराए यानी जो 2 का बोध कराए उसको द्विवचन कहते हैं। जो एकत्व की विवक्षा कराए यानी एक को बताए उसे एक वचन, और बहुषु बहुवचनम सूत्र है वो कहता है जो बहुतों की विवक्षा कराए, जिसमें बहुतों की जानकारी यानी 2 से ज़्यादा की बात कराए, वहाँ क्या होता है? बहुवचन होता है। वचन में लिख लीजिए, संस्कृत में 3 वचन हैं। संस्कृत में 3 वचन हैं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में 3 वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचनम के आगे लिख लीजिए एक का बोध कराने वाला, द्विवचनम में 2 का बोध कराने वाला, बहुवचनम में अनेक का, अनेक का बोध कराने वाला। जो एक का बोध कराए एक वचन कहलाता है, 2 का बोध कराए द्विवचन कहलाता है। जो अनेक का बोध कराने वाला यानी 2 से ज़्यादा का बोध कराए, उदाहरण में लिख लेते हैं बालकः, ग्रामः, लता, पुस्तकम, बालकौ, ग्रामौ, लते, पुस्तके। बालकः, ग्रामः, लताः, पुस्तकानि। बहुत ही बढ़िया प्रकरण है, समन्वय जैसा प्रकरण है और सरल प्रकरण है। उदाहरण में उतार सकते हैं। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः। बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई। एक का बोध कराए एक वचन, 2 का बोध कराए द्विवचन, 2 से ज़्यादा का बोध कराए बहुवचन।
बहुत ही आराम से पढ़ना है, अपन यहाँ ठार ठार पढ़े नहीं, बस भी यहाँ पढ़ना है, समझ में आ जाना चाहिए। दौड़ भाग का कोई खेल ही नहीं है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती फटाफट लिखो फटाफट समझो, कुछ नहीं, आराम से समझो। वचन क्लियर हो गए, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं लिंग की। वचन मिटा रहा हूं। बनवारी दी थोड़े से लेट पहुंचे हैं, 12:15 के भरोसे आए हैं मुझे पता है। लिंग या लिंगम, लिंग किसको कहते हैं? लिंग शब्द का अर्थ क्या है? कोशकार कहता है लीनम अर्थम गमयति इति लिंग, जो गुप्त स्थितियों को उजागर करता है। जैसे शब्द है ना शिवलिंग, लिंग शब्द का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है शाब्दिक अर्थ है प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक होना चाहिए। आई बात समझ में? किसी चीज का क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए। प्रतीक ही लिंग होता है। प्रतीक का शाब्दिक जो है मूल शब्द है वो लिंग है। अब यहां देखें लिंग कितने हैं संस्कृत में, तो लिखे हैं संस्कृत में 3 लिंग। नंबर 1 पुल्लिंग, नंबर 2 स्त्रीलिंग, 3 क्या है बताओ? नपुंसकलिंग। पुल्लिंग के लिए लिख सकते हैं वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए। स्त्रीलिंग के लिए लिख सकते हैं वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराए। नपुंसकलिंग के लिए वे शब्द जिनसे न तो पुरुष और न ही स्त्री जाति का बोध हो। सीधी बात है, ऐसे शब्द जिनसे न तो पुरुष जाति का बोध हो न जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, वे नपुंसकलिंग है। उदाहरण में देखें, रामः, रमा और फलम, ज्ञानम, पुस्तकम। यहाँ राम के जैसे कृष्ण और जैसे बालकः, यहाँ रमा के साथ जैसे राधा और बालिका। तो वे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग के कहलाते हैं, वे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग के कहलाते हैं, और वे शब्द जिनसे न तो पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का बोध हो, और ये सब के सब जो हैं प्रत्ययों पर आधारित होते हैं। हाँ बोलो। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? अब जैसे यहाँ पे आया, मान लीजिए ये शब्द आया ग्रामः, तो साहब हम कंफर्म कैसे करें कि कौन सा शब्द पुल्लिंग का होगा और कौन सा नपुंसकलिंग का होगा?
हाँ समझ गया मैं। ऐसा क्यों होता है? सुने, हमारे संस्कृत में कुछ प्रत्यय हैं। क्या है? प्रत्यय। वे प्रत्यय क्या होते हैं? या तो किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं या किसी धातु के पीछे जुड़ते हैं। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे बने हुए शब्द पुल्लिंग के होते हैं, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनसे बनने वाले शब्द अपने आप ही किसके होते हैं? नपुंसकलिंग के होते हैं। इसके लिए एक प्रकरण आता है साहब, वो मैं आपको करवाऊंगा। प्रकरण आता है लिंग परिचय। लघु सिद्धांत कौमुदी में एक लिंग परिचय नाम का प्रकरण है, अपने सिलेबस में नहीं है पर मैं करवाऊंगा। इसलिए करवाऊंगा, एक तो आपके अनुवाद प्रकरण में सहयोग देगा, और दूसरा आप जो वाच्य परिवर्तन करोगे, अशुद्धि संशोधन करोगे, उनमें सहयोग देगा। और सबसे बड़ी बात, आप पहचानना शुरू हो जाओगे कि साहब कौन सा शब्द किस लिंग का है। क्लियर? उस समय बात करेंगे। वचन मैंने बता दिए, लिंग मैंने बता दिए। अब बात करेंगे पुरुष की। ये मिटा सकता हूं? पुरुष अब पुरुष क्या है? मैंने आपको हिंदी में भी पढ़ाए थे सर्वनाम के भीतर। वैसे संस्कृत में है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। आई बात सुन। पुरुष का मतलब होता है व्यक्ति। आई बात सुन। एक जो बात को कहता है, दूसरा जो बात को सुनता है, और तीसरा जिसके बारे में बात की जाती है। लिख सकते हैं संस्कृत में 3 पुरुष हैं। संस्कृत में 3 पुरुष हैं। नंबर 1 प्रथम पुरुष, या जिसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। नंबर 2 मध्यम पुरुष, और नंबर 3 उत्तम पुरुष। यहां देख सकते हैं मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको भी वैसे लिखना है। इधर लगा दें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते, फिर सा, ते, तहा, फिर तत्, ते, तानी। समझ में आया? ऐसे ही लिखना है। स, तौ, ते, फिर सा, ते, ता, फिर तत्, ते, तानी। इसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। इसके लिए त्वम, युवाम, यूयम। फिर उत्तम के लिए अहम, आवाम, वयम। 3 है देखो पुरुष। ये 3 है देखो। ये है अहम। अहम का मतलब होता है मैं, और ये जाएगा किस में? उत्तम पुरुष में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अहम का मतलब है मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सभी। इसी तरह जिससे बात कर रहा है यह दूसरा, यह है तुम, इसके लिए त्वम।
ये त्वम हमेशा मध्यम होता है। तुम, तुम दोनों, तुम सभी। जिसके बारे में बात कर रहा है ये वह जानबूझकर बालिका का निर्माण किया है ताकि पता चले पुरुष में केवल पुरुष नहीं होते हैं। यहाँ पुरुष का मतलब व्यक्ति विशेष से है। जिसके बारे में बात की जाए सा, सा स्त्रीलिंग। अगर पुल्लिंग हो जाए तो ये हो जाएंगे स, तौ और ते। स्त्रीलिंग हो जाए तो ये हो जाएंगे सा, ते, ता। नपुंसकलिंग हो तो ये हो जाएंगे तत्, ते, तन। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। बैठ गया। बात की जाए वह बालक तो अपने आप ही आएगा सह बालका। समझ गए? वह रमा, सा रमा। वह फल, तत्फलम स्त्रीलिंग। फल शब्द नपुंसकलिंग, ध्यान रखें। त्वम के लिए, तुम के लिए त्वम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सभी, अहम नाम मैं, आवाम हम दोनों, वयम नाम हम सभी। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर लगा देंगे नंबर 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 अंक लगा दिए हमने। अब आप इसको उतार सकते हैं। धातवः, धातु की बात करते हैं। लिख सकते हैं क्रिया को संस्कृत में, क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी जो हिंदी में क्रिया है वो संस्कृत में क्या है, धातु है। आई बात समझ? लिखो संस्कृत में मूल 2000 धातुएं हैं। दो हजार जो संस्कृत में तो लिखा है। 2000 को संस्कृत में लिखो। 2000 को संस्कृत में लिखो। ये तू नवो ही है भाई। द्विसहस्रम ले भाई। द्विसहस्रम धातवः सन्ति। द्विसहस्रम धातवः सन्ति। और बोल। मूल 2000 धातु हैं भाई। जहां से मुझे पता है कि यहां से वो संस्कृत में कुछ पूछेगा वहां तुरंत मैं प्रयोग स्वतः ही कर देता हूं। 2000 धातुएं हैं जिन्हें 10 गणों में बांटा गया है। 10 गणों में विभक्त है, ध्यान रखना। सामान्य जन को समझाने के लिए मुझे हिंदी का जो है पूर्ण सहयोग लेना पड़ता है। मैं अगर चाहूँ तो पूरे संस्कृत तो संस्कृत में चलूँ, उस आधार पर फिर आप लोग क्या करोगे, इधर उधर झांकोगे कि ये क्या हो रहा है। मूल रूपेण द्विसहस्र धातवः सन्ति ते धातवः 10 भागेषु विभक्त। 10 भागों में बंटी हुई है। वो 10 भाग कौन कौन से हैं? वाद्यदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादिरेव, तुदादिश्च, रुदादिश्च, तनादि, कृच, उरादय। ये 10 गण हैं। लिख रहा हूं, आप भी लिखे। वाद्यदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादिरेव च, तुदादिश्च, रुधादिश्च, तनादि,
क्री चुरा दिया। ये एक श्लोक है, इससे 10 गण याद हो जाते हैं। द्वाद्यदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादिरेव तुदादिश्च रुदादिश्च तनादि क्री चुरादया। 10 गण इधर लिख रहा हूं। द्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चूरादिगण। ये गण चीज क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। हुआ क्या था, 2000 क्रियाएं एक साथ मिल गई पाणिनि जी को। कितनी धातुएं मिल गई? 2000। इन 2000 को इनको बांटना था, तो इन्होंने क्या किया कि पहली धातु से शुरू किया। पहली धातु से लगा के एक समूह बनाया। जो पहली धातु थी भू धातु, उसके नाम से नाम रख दिया भुआदिगण। अब भू धातु से जो रूप बनने वाले हैं, भुआदिगण की सारी धातुओं में वैसे ही रूप चलते हैं। भवति भवतु वैसे ही चलते हैं सारे के सारे। भवति भवतु अभवत भवेत भविष्यति वैसे ही। फिर जो अगली धातु आई अद, वो पहली धातु थी दूसरे गण की, नाम रख दिया अद आदि गण। अद है आदि में जिसके ऐसा गण यानी समूह। इसी तरह हु धातु आई, इसी तरह दिव धातु आई, फिर स्व, ठीक है, फिर तुद, स्व में सु होता है, रुदादि में रुद, तनादि में तन, क्रियादि में क्री और चुरादि में चुर। अब हम देखें कि भवती में भव से भवती बनता है, अति में अति बनता है, अदति बनना चाहिए, नहीं बनता। इसी तरह क्री में क्रीणाति बनता है भाई। क्री में क्या बनता है? क्रीणाति। हाँ, इसी तरह चुराति में क्या बनता है? चोरयति बनता है भाई। पेपर में कैसे पूछा जाएगा? इस सभी धातुओं के रूप जो हैं वो मेरे पास लिखित में उपलब्ध है, मैं आपको सीधे नोट्स के हिसाब से बता दूंगा। ठीक बात है। तो आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग गण का महत्व क्या है। गण का महत्व है एक गण में वैसी की वैसी धातु का प्रयोग। जैसी पहली धातु चलेगी वैसी उस गण की सारी धातुओं के रूप चलेंगे। अब यह चोरयति बना है, इसके हिसाब से क्या बनना चाहिए? चोरती बनना चाहिए या चुरती बनना चाहिए? बनता नहीं है। सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादि नीच, इस सूत्र से इसके साथ निजंत होता है। निजंत होता है तो शब्द बनता है चोरी, ये बनता है। चूर से शब्द बनता है चोरी। कर्तृशब्द अ, तिप का ती, चोरी से शब्द बनता है चोरय। फिर अ ती जुड़ता है तो शब्द बनता है चोरयति। चोरयति, चोरयत, चोरयंती, ऐसे रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से ये गण है इन धातुओं के कारण से। आई बात समझ? हाँ, उतार लीजिए। उतारने के लिए लिखे हैं, बिल्कुल उतारो। अर्थ में क्रीणाति ये लगती चेंज है। इसमें कौन से पाया गया गण के अंदर? कौन सा? ऊपर वाला क्रिया है। वो तो इनमें आ जाए पीछे बॉडी में। करोति, कुरुता, कुर्वन्ति। हाँ हो। 2000 धातुओं की बात कर ली, 10 गणों की बात कर ली। अभी धातुओं में और बात करेंगे। लिखें इन धातुओं के रूप, इन धातुओं के रूप 3 प्रकार से
चलते हैं। इन धातुओं के रूप, जय हिंद, आओ फौजी साहब। इन धातुओं के रूप 3 प्रकार से चलते हैं। शौर्य की कोई बात ही नहीं है फौजी साहब, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम कक्षा में जय हिंद शब्द का उच्चारण करते हैं, वो भी आपके कारण। आत्मनेपदी, परस्मैपदी, उभयपदी 3 प्रकार से इन धातुओं के रूप चलते हैं भाई, ठीक है। आत्मनेपदी, आत्मनेपदी में लिखे ऐसी धातुएं जिनका फल, ऐसी धातुएं जिनका फल स्वयं के लिए हो, जिनका फल स्वयं के लिए हो। परस्मैपदी, ऐसी धातुएं जिनका फल दूसरों के लिए हो। उभयपदी, ऐसी धातुएं जिनके रूप आत्मनेपदी व परस्मैपदी दोनों में चलते हैं। आत्मनेपदी व परस्मैपदी दोनों में चलते हैं। धातु के बाद आता है भाई लकार। लकार परस्मैपदी, जिनका फल दूसरों के प्राप्त, दूसरों के लिए हो। हाँ, और उभयपदी जो इसमें दोनों प्रकार की धातुएं चलती हो। अब बात करेंगे भाई लकार की। समय की विशेष अवधि को लिख सकते हैं। अच्छा रुको, समय की विशेष अवधि को लकार कहते हैं। संस्कृत में 10 लकार हैं। वास्तव में 10 लकार होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार हैं। इनमें से ये 5वां जो लकार है, समझना, उतारना बाद में, पहले समझ लीजिए। ये सब समय की अवधियां हैं साहब। 10 प्रकार की समय जो है वो बताया है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग। इनमें से 5वां वो कहते हैं एषु पंचमो लकारः छंदो मात्र गोचर। एषु यानी इन सब में, इन सब में पंचमो लकार है, 5वां जो लकार है। तो फिर बात बनी कि साहब 5वां कौन सा, इधर से 5वां कि इधर से 5वां?
तो कौमुदी के अंदर लिखा है वृक्षारोहण न्याय करें। क्या करें? वृक्षारोहण न्याय करें, यानी यहाँ से जड़ों से शुरू करें, यहाँ पे पैर रख के ऐसे 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 चढ़ें। तो इधर से 1 से शुरू किया, 1 2 3 4 5 वाई आया। तो ध्यान रखना लेट लकार केवल और केवल वेदों में प्रयुक्त होता है, वेदों में प्रयुक्त होता है। येषु पंचमो लकार है छंदो मात्र गोचरम। येषु यानी इन सब में से 5वां लकार जो है यानी लेट लकार जो है वो किस में प्रयुक्त होता है भाई? केवल और केवल वेदों में प्रयुक्त होता है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में केवल 5 ही लकार हैं। पाठ्यक्रमानुसार केवल 5 लकार हैं। लट लकार, वर्तमान काल, लोट लकार, आज्ञार्थक काल या आज्ञार्थक, लंग लकार, भूतकाल, लृट लकार, भविष्यत काल, विजिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में बड़ों के लिए मतलब आदर सूचक ये कह सकते हैं। 5 लकार हैं इनमें से अपने सिलेबस में लट लकार, लोट लकार, आज्ञार्थक में, फिर लंग लकार भूतकाल में, लृट लकार भविष्य काल के लिए और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में बड़ों के लिए। उतार लीजिए इसको भी। क्या ये रहा, इन सब के भी सूत्र हैं अलग अलग। वर्तमाने लट, अनद्यतन भूतार्थ वर्ते लंग, इन सब के सूत्र हैं अलग अलग, परंतु अपने सूत्र नहीं पूछेंगे। अपने को केवल धातु से लकार जोड़कर धातु रूप बनाना है, जो हम अभी बना लेंगे। उतार लिया होगा? उतारो भाई उतारो। कितने हैं? और ऑप्शन में 10 हैं, आप 10 राइट करोगे, ध्यान रखना। अगर आपके ऑप्शन में आपसे पूछ लिया लकार कितने हैं, आप 10 राइट करोगे। क्यों? वास्तव में लकार 10 ही हैं साहब, इसलिए ये ऊपर वाली बात बताई है। फिर आपसे पूछ ले पाठ्यक्रमानुसारम लकाराकृति, हालांकि ये प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा। और ऑप्शन में अगर 10 नहीं है तो अपने को 5 राइट करने हैं, ये बात ध्यान रखें। क्या नहीं हो? 10 होगा? 10 है ना भाई अपने, 10 हैं अपने, अपन 10 राइट करेंगे, टेंशन का है। लिखो धातु रूप।
धातु रूप लिख सकते हैं धातु एवं लकार से, धातु एवं लकार से मिलकर बनने वाले शब्द, मिलकर बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? धातु रूप कहलाते हैं। बिल्कुल। अब हम किसी एक धातु के 5 लकार कर लेते हैं। आपके सामने लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ लिखते रहें। एक धातु ले ली मैंने, पट धातु, लकार, लट। अब आपको अपने आप ही लिखना है, जगह उस हिसाब से छोड़ लेना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक में मैं लिख रहा हूं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, एक एक लाइन छोड़ के लिखना। उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां बात करते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। लट के बाद में लोट लकार। पठतु या पठतात, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी। पट के साथ भी पठतात आएगा, ध्यान रखना। पठानी, पठाव, पठाम। लोट के बाद में हम करेंगे लंग लकार। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। लंग के बाद में हम करेंगे लृट लकार। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। विधिलिंग यहां लिख देता हूं। पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम,
पठेव, पठेन। इनको उतार लीजिए आप, ऐसे लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक के लगा दो, अभी घर जाके सबके लगा लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 अंक लगा दिए हमने। यहाँ देखो केवल मध्यम पुरुष के द्विवचन के जो रूप हैं उनके, और एक जो उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, विसर्ग केवल यहीं लग रहा है। लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं लग रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पटतात और पटतात सूत्र लगता है तुयोस्तातंगा शिष्यंतरस्याम, तू और ही। यह सूत्र जो लगता है, इससे ये तात आदेश हो जाता है। विकल्प से 2 रूप बनते हैं, पटतु पटतात, पट पटतात। फिर ये लंग लकार, लंग लकार में केवल एक जगह विसर्ग लगता है। ये भी ध्यान रखें, ये त हलंत है और ये त पूरा है। सोचो, एक हलंत वाला और एक पूरा, ये हमारे प्रश्न को गलत करवा देंगे अगर हमारा ध्यान नहीं रहा तो। ये बिल्कुल ही लट लकार जैसा ही है। इसमें केवल और केवल परिवर्तन कहाँ आ रहा है? तो परिवर्तन जो है भविष्य शब्द के कारण से इष्य शब्द जुड़ रहा है, बाकी सेम है। इसमें देखिए पठेयु और पठे, ये 2 विसर्ग के कारक हैं। इसमें यहाँ पर त और ये त पूरा सेम वही बात है। बात समझ में आई? अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई ऐसे कौन से प्रत्यय जो हैं वो जुड़ते हैं। विधि भी लकार में पठ्य नहीं होंगे। कहाँ? यहाँ पठ्य पर मात्रा है। ये सही है, गलत थोड़ी आई। एक मात्रा में ये तेताम एयु ए एतम एत एयम एवयम। अब धातु कोई भी लगा दो। ये तेताम एयु ए एतम एत एयम एवयम, और उसमें लगा है पठती पठता पठनती, तो ती था अंति, सी था आम्यावाम, तू अताम अंतु अतम आन्यावाम। क्या? एक मिनट, अभी देखूंगा, मैं देख लूंगा। अभी देख लूंगा, कोई समस्या नहीं है। होता क्या है, इन धातुओं के साथ लकार से संबंधित कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, लकारों के प्रत्यय जुड़ते हैं। तो देखिए परस्मयी पदी में क्या जुड़ता है? टिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस और मस। ये क्या है? परस्मयी पदी के प्रत्यय हैं जो किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ जुड़ते हैं। इसी तरह आत्मनेपदी के भी प्रत्यय हैं, वो है त, अताम, झ, थास, आथाम, द्वम, इंग, वहिंग, महिंग। ये जो हैं ये आत्मनेपदी के प्रत्यय हैं जो किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ जुड़कर और पूर्ण स्वरूप बनाते हैं। आई बात समझ में? इनको उतार लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे विभक्ति की। बात करते हैं विभक्ति। लिखें सार्थक शब्द के साथ,
सार्थक शब्द के साथ, यहां लिख देता हूं, सार्थक शब्द के साथ शब्द रूप बनाने वाले, शब्द रूप बनाने के लिए जुड़ने वाले संस्कृत के प्रत्यय, प्रत्यय के आगे लिखें जो कारक चिन्हों का, जो कारक चिन्हों का बोध कराते हैं, ऐसे प्रत्यय जो कारक चिन्हों का बोध कराते हैं विभक्ति कहलाते हैं। अर्थात कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। कारक को क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। समझने का प्रयास करें, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। साफ लिखा है इसने के सार्थक शब्द के साथ, ऐसा शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए, जैसे राम, कृष्ण, रमा, लता, सीता। ऐसा कोई पाश्चात्य शब्द नहीं। आप किसी अंग्रेज का नाम उठा के लेके आ जाओगे, लो गुरुजी इनकी विभक्ति बना दो, नहीं बनेगी, ध्यान रखना। आई बात सुन। कोई ऐसी चीज लेकर आ जाओगे कि लो साहब इसकी विभक्ति बना दो, कोई ऐसे शब्द की। केवल सार्थक शब्दों के साथ। प्रयोजन क्या है विभक्ति का? शब्द रूप बनाने के लिए। शब्द के साथ क्या जुड़ेगा? शब्द प्लस विभक्ति बराबर शब्द रूप। बात समझ में आ गई? धातु रूप कैसे बना? धातु रूप बना धातु धन लकार बराबर धातु रूप। इसी तरह शब्द के साथ क्या जुड़ेंगे? ऐसे प्रत्यय जो किसका बोध कराते हैं? कारक चिन्हों का बोध कराते हैं, वे विभक्ति कहलाते हैं। अर्थात कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर हुई? ये बेसिक है, देख लो। अमूमन क्या होता है, अध्यापक शुरू होता है सीधा जो है स्वतंत्र कर्ता, वहाँ से कारक की परिभाषा से, क्रिया जनकत्वम कारकम, वहाँ से नहीं होगा। उससे पहले हमें इतनी चीज़ की जानकारी होनी जरूरी है। आई बात समझ में? तब कहीं हम जाकर हिंदी से संस्कृत बना पाएंगे, नहीं तो अपना कल्याण होना तय है, सीधी बात है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। इसके बाद आगे मैं आपको लिखाता हूँ। विभक्ति के लिए ये देखें, सुप प्रत्यय बोधक तालिका। इधर मैं लिखूंगा प्रथमा, इधर मैं लिखूंगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये लगता है सु, औ, जस, द्वितीया, औट, शस, तृतीया, टा, व्याम, बेस, चतुर्थी, गे, व्याम, व्यस, पंचमी,
गसी भ्याम व्यस षष्ठी गस ओस आम सप्तमी गी ओस शुभ। ये शास्त्री 21 प्रत्यय हैं, ध्यान रखना। कितने हैं? उतार लीजिए इसको। टोटल कितने प्रत्यय लगते हैं? रूपों को क्या कहा जाता है? तिङन्त कहा जाता है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। शब्द रूपों को सुबंध कहते हैं, धातु रूपों को तिङन्त कहते हैं। क्लियर है? अब हम एक चीज करेंगे, अब हम छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे और कल से हम कारक प्रकरण शुरू करेंगे। छोटे वाक्य कैसे बनाएंगे? हमने ये चीज लिखी थी, फिर से मैं लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखनी है। लाइन लिखिए अनुवाद करने के लिए। लाइन लिखिए अनुवाद करने के लिए। अनुवाद करने के लिए कर्ता व क्रिया को परस्पर, कर्ता व क्रिया को परस्पर जोड़कर लिखना होता है। परस्पर जोड़कर लिखना होता है। जिस पुरुष और वचन का, लिख सकते हैं, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की
उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। इस लाइन को एक बार वापस पढ़ लीजिए मन मन में। पढ़ ली? इतनी लंबी थोड़ी है। जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। खत्म बात। अब देखिए, यहां मैंने आपको ये जो पहले लिखवाया था पुरुष की, यह है कर्ता सारणी, और धातु रूप जो मैंने आपको लिखवाए हैं वो है क्रिया सारणी। और हमको क्या करना है वाक्य बनाने के लिए? इस कर्ता के साथ इस क्रिया को, कर्ता के साथ क्रिया को क्या करना है? जोड़ना है। बात समझ में आ गई? अब छोटे छोटे वाक्य बनाते हैं। जैसे कोई करता है, वो कहता है कि वह पढ़ता है। वो क्या कहता है? वह पढ़ता है। तो हम देखेंगे पढ़ता है तो शब्द पुल्लिंग का है नहीं है? बताओ। हमने अभी अभी लिंग पढ़े हैं जो पुरुष जाति का बोध कराए। तो पढ़ता है क्रिया पुल्लिंग की हो गई। फिर उसने कहा वह पढ़ता है, तो वह के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा पुरुष आएगा? प्रथम पुरुष आएगा। अच्छा, इसके साथ जितने शब्द रूप हैं ध्यान रखना, शब्द रूप सभी इस प्रथम पुरुष के साथ आते हैं। लिख लेना चाहो तो एक अलग लाइन में, सभी शब्द रूप, सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। यहां तक कोई समस्या? अब देखिए, उसने लिखा है वह पढ़ता है। पढ़ता है वर्तमान काल है? वर्तमान काल है नहीं है? हाँ ना तो कहो। हाँ, आप लोग एक्टिव रहो तो मुझे मजा आएगा। वर्तमान काल है तो वर्तमान काल में कौन सा लकार लगता है भाई? लट लकार लगता है। और उधर वह है तो वह प्रथम पुरुष का करता है, अकेला ही है, तो वह के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? स। जिस पुरुष और वचन का करता है एक नंबर का, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी एक नंबर की। संस्कृत बन गई स पठती। बोलो, समझ में आई नहीं आई? समझ में आई नहीं आई? याद आपको रखना पड़ेगा भाई, वह, वे दोनों, वे सभी, ये जो हैं ये क्या है? अन्य पुरुष के कर्ता हैं या प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। अब वो कहता है तुम पढ़ते हो। आई बात सुन? तो तुम के लिए संस्कृत में क्या आएगा? वो रहा देखो 4 नंबर पे आपके सामने, यही हाथ थोड़ी तोड़िया हूँ, लिखे हुई चीज पाँच लिखी हूँ, ये वास्ते लिखी हूँ, समझ में आवे। तुम पढ़ते हो, ये 4 नंबर का पटसी। अब उसने कहा क्या? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो मैं के लिए क्या आएगा? अहम। अहम 7 नंबर की क्रिया पठामी। अब उसने कहा राम पढ़ता है। उसने क्या कहा? राम पढ़ता है। तो हमारे पास वाक्य आया राम पढ़ता है। मैंने आपको एक पंक्ति अभी अभी लिखाई है। क्या लिखाई है? कि सभी शब्द रूप प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। तो प्रथम पुरुष में राम अकेला है लिखा है ना, ता है। अभी पढ़ते हैं होता बहुवचन होता, या 2 लड़के पढ़ते हैं तो द्विवचन होता। तो यहां पर क्या होगा? राम का बनेगा रामहा, और पढ़ता है का क्या बन जाएगा? पढ़ती। यहां तक बात बैठी? समझ में आई नहीं आई? अब वो कहता है कि 2
बालक पढ़ते हैं। पढ़ाओ दो जनों को, कैसे बनाओ? एक वचन होता है बालकः, द्विवचन क्या होता है? दो बालक। कोई भी मूर्ख ऐसा नहीं करे कि दो बालकों, अपने आप ही पता है भाई बालकों का मतलब दो बालक ही होते हैं। हम जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियां जांच करते हैं उसके अंदर अनुवाद प्रकरण में छोरे इस प्रकार की गलती करते हैं। ऑप्शन में अपने भी आएगा ऐसी गलतियां, वो जानबूझ कर देगा कि कोई महामूर्ख इसके अंदर फंसे, अपन महामूर्ख नहीं, अपन नहीं फंसेंगे। दो बालक तो बालकों पढ़ते हैं, बालकों की बात यहां आ गई तऊ पे, क्या आ गया देखो, पठतः। हमारा वाक्य क्या है? एकदम सही है। अब वो कहता है बालिकाएं पढ़ती हैं, तो क्या बनेगा? रमा रमे रमाहा। वो कहता है बालिकाएं पढ़ती हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, तो क्या बनेगा? रमा शब्द जैसे रमा रमे रमाहा, बालिका बालिके बालिकाहा। ये लो तीसरे नंबर पे बालिकाहा। बालिका याद नहीं रहे तो साथ एतहा, बात तो एक ही है। अब पढ़ती हैं बहुवचन, 3 नंबर की क्रिया बालिकाहा। बालिकाहा पठन्ति। कोई समस्या आज बताओ, समझ में आ रहा है? फिर उसने कहा तुम दोनों पढ़ते हो, अब नहीं लिखेंगे। उसने कहा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों युवाम पढ़ता। ठीक है, विसर्ग का जरूर उच्चारण करें, नहीं तो सब सेड़ बेड़ हो जाएगा, मंठा नहीं। फिर उसने कहा हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठाव, अपने आप ही बन रहा है। ये का ये प्रकरण पूरा अपने अशुद्धि संशोधन में काम आता है। अशुद्धि संशोधन का एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, अनुवाद का एक प्रश्न पूछेगा, कारक से पूछेगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक से संबंधित आएंगे। वाच्य में भी काम आएगी ये चीज़ें, और एक क्वेश्चन वाच्य का पूछेगा, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए वो आपसे देता है, यहाँ लिख रहा हूँ, वो आपसे देता है बालकः पठन्ति। क्या ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? वो वाक्य देखो, बालकः पठन्ति अशुद्ध है ना? क्या अशुद्ध है भाई इसमें? पठन्ति गलत है, बालक गलत है? बालक गलत है। देखो मेरी बात सुनना, अगर हम इसको ये लिखते हैं बालकाः पठन्ति तो भी वाक्य सही है, और हम लिखते हैं बालकः पठति, दोनों में से सही वाक्य कौन सा है? सोच के उत्तर देना भाई मेरे को। दोनों ही सही है, नहीं है क्या? ये गलत है यार, क्यों घुमा रहे हो बताओ ना। हमने स्पष्ट लिखा है जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। वो सवाल गलत करा हुआ है, बट 99% बंदे इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आते हैं। यहाँ स्पष्ट उसने लिखा है जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, तो ध्यान रखें कर्ता यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया पठन्ति गलत है यहाँ पे, बालक गलत नहीं है। बालक गलत क्यों नहीं है? क्योंकि बालक तो सही है, हमें तो पुरुष से मतलब है। जिस पुरुष वचन का कर्ता है उसी पुरुष वचन की क्रिया होगी। बालकः पठति राइट होगा। अगर वो आपको बालकः पठन्ति दे रहा है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, परंतु नियम की दृष्टि से गलत है। क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, कर्ता यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया गलत लगी हुई है, हमें सिर्फ क्रिया को हटाना है और उसकी जगह पर हमें क्या लगाना है? पठति लगाना है। बात समझ में आई? आज के लिए इतना पर्याप्त है, कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है? बिल्कुल।